बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटरनेशनल अफेयर्स विद डॉक्टर मसूद। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ी एस्केलेशन हुई है रशिया यूक्रेन फ्रंट के ऊपर, जहां पे यूक्रेन ने सीक्रेटली एक बहुत ज़बरदस्त अटैक करके ड्रोन्स के ज़रिए से रशिया के बहुत सारे बॉम्बर्स, कहा जाता है कि 40 से ज़्यादा बॉम्बर्स को डैमेज किया है और 13 बॉम्बर्स की उन्होंने कंफर्मेशन की है कि वो टोटली डैमेज हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा इवेंट है आज रशिया और यूक्रेन की वॉर के तनाजुर में। ये अटैक कैसे हुआ और इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स कैसे हुआ रशिया का, और इसकी क्या आगे इम्प्लिकेशंस होंगी रीजनल सिक्योरिटी के लिए और ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए। वी नीड टू एनालाइज ऑल दीज पॉइंट्स। सबसे पहले इसको एनालाइज कर लेते हैं कि ये अटैक इन्होंने कैसे प्लान किया। ये तकरीबन 18 महीने की एक प्लानिंग थी, जिसके ज़रिए से इन्होंने 117 ड्रोन्स को बड़े सीक्रेटली ट्रांसपोर्ट किया डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर, और रशिया की 5 बड़ी जो उनकी बेसिस थी उनको अटैक किया गया, जिसके अंदर जो उनके 40 से ज़्यादा जो उनके बॉम्बर्स खड़े थे, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स जिसे कहते हैं, जो न्यूक्लियर वेपन्स भी लेके जा सकते हैं, क्रूज़ मिसाइल भी लेके जा सकते हैं, आपके बैलिस्टिक मिसाइल्स को लेके जा सकते हैं, और एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कैपेबिलिटी है जो डीप स्ट्राइक के लिए यूज़ होते हैं। और इन्हीं में से कुछ बॉम्बर्स जो थे वो यूक्रेन के अंदर स्ट्राइक के लिए भी यूज़ हुए हैं पिछले कुछ दिनों में। तो रशिया के ऊपर ये बहुत बड़ा सेटबैक था और डेफिनेटली एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है और यूक्रेन की बहुत बड़ी सक्सेस है। इसको मैं यूक्रेन की अकेले की सक्सेस नहीं कहता, इसके अंदर डेफिनेटली जो वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनकी सपोर्ट होगी, उनकी बाकायदा तौर पे इंटेलिजेंस इनपुट होगा, जिसके ज़रिए से यूक्रेन इतना बड़ा एक सेटबैक करने पे जो है वो कामयाब हुआ। अच्छा, इस तनाजुर में अगर देखा जाए तो अभी रिसेंटली इस्तांबुल में रशिया और यूक्रेन की टॉक्स भी चल रही थी, पीस टॉक्स, और ये रशिया ने फिर यूक्रेन ने ऐसा क्यों किया। इसमें 2-3 चीज़ें समझने की हैं कि यूक्रेन जो आने वाली जो टॉक्स हैं उनके अंदर लिवरेज चाह रहा होगा। उसको ये लग रहा होगा कि अगर आप बिल्कुल डिफेंसिव पोजीशन पे जाएंगे तो शायद रशिया आपको वो कंसेशंस ना दे सके, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये चीज़ उनको बैकफायर करेगी, क्योंकि रशिया इसका रिस्पॉन्ड करेगा बहुत शिद्दत के साथ। और रिसेंटली हमने देखा भी कि रशिया ने फ़ौरन से पहले 400 से ज़्यादा ड्रोन्स भेज के यूक्रेन के अंदर उसको टारगेट किया। कुछ क्रूज़ मिसाइल भी भेजे, कुछ उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल भी हिट किए, और मुख्तलिफ़ जगहों पर जो यूक्रेन की जो साइट्स थी, ट्रेनिंग सेंटर्स थे, उनको उन्होंने टारगेट किया और उसके अंदर ठीक ठाक नुकसान पहुँचाया। सो अब सिचुएशन समझने की है कि ये जंग अब किस तरफ जाएगी। जंग का अभी जो इनकी नेगोशिएशन हुई है इस्तांबुल के अंदर, उसके अंदर रशिया बिल्कुल भी रजामंद नहीं है कि वो इस सीज़ फायर के लिए, और यूक्रेन चाह रहा था कि कुछ महीनों का सीज़ फायर मिल जाता, लेकिन रशिया सिर्फ 2 या 3 दिन का, और वो भी सिलेक्टिव एरियाज़ में सीज़ फायर देने के लिए तैयार हुआ है। और वो इनको बिल्कुल भी ज़रा सा भी इनको जो रिस्पाइट है यानी कि सुकून है वो नहीं देगा। इसके बाद ये जो अटैक था, इसके बाद ये जंग या तो ख़त्म होगी या यूक्रेन की मुकम्मल तबाही होगी, क्योंकि रशिया इस पर रुकेगा नहीं। और ये इतना बड़ा सेटबैक था कि रशिया इसका रिवेंज लेगा और बहुत मैसिव तरीके से ले सकता है। कुछ एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि रशिया के पास क्योंकि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो शायद रशिया टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ कर दे यूक्रेन के ऊपर सर्टेन एरियाज़ के अंदर। लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसा करने से पहले बहुत बड़ा जो है ना वो सेटबैक होगा रशिया के लिए डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर, क्योंकि दुनिया में इस बात को डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा रशिया के लिए कि वो न्यूक्लियर एस्केलेशन की तरफ जाएगा। दूसरा, नेटो बिल्कुल उसके बॉर्डर पे है। अमेरिका ने भी इसके ऊपर उनको साफ अल्फाज में कहा है कि अगर उन्होंने न्यूक्लियर वेपन को यूज़ किया तो ये एक बहुत बड़ा कैटास्ट्रॉफिक इवेंट होगा। तो डिटेरेंस का जो एक पहलू है वो वहाँ पे है। दूसरा, रशिया को ग्लोबल सपोर्ट भी रशिया खो सकता है अगर वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ जाता है। तो मेरा ख्याल है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की तरफ रशिया अभी नहीं जाएगा, और उनकी न्यूक्लियर पॉलिसी भी इस पर बेस करती है कि जब तक रशिया की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी कन्वेंशनल वॉर में ख़तरे में ना पड़ जाए या रशिया पे कोई न्यूक्लियर अटैक ना हो, तब तक रशिया न्यूक्लियर स्ट्राइक नहीं करेगा दूसरे मुल्क के ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर वो सिचुएशन अभी इतनी ज़्यादा एस्केलेट नहीं हुई कि यूक्रेन क्रीमिया को या जो एरियाज़ रशिया ने उसके पकड़ रखे हैं 20%, मैं बताता चलूँ कि 20% जो यूक्रेन की टेरिटरी है वो इस वक्त रशिया के कब्ज़े में है। और इस चीज़ की भी यूक्रेन जो है वो डिमांड कर रहा है रशिया से निगोशिएशंस के अंदर, और रशिया इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं मान रहा, और वो इसके ऊपर बिल्कुल किसी भी तरह से वो रजामंद नहीं है। जबकि रशिया निगोशिएशंस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लिवरेज चाह रहा है, क्योंकि वो एक डोमिनेंट पोजीशन में है और वो पावरफुल मुल्क है और वो यूक्रेन को तबाह कर चुका है ऑलरेडी।
अभी जो रेजिस्टेंस हमें शो हो रही है वो एट्रिशन वॉरफेयर से हम कहते हैं। अभी जो यूक्रेन को हेल्प मिल रही है वो उस हेल्प की बेस के ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से जो उसको मिल रही है उसकी वजह से वो सस्टेन कर रहा है इस जंग को। लेकिन ये जंग कभी भी यूक्रेन जीत नहीं सकता, क्योंकि रशिया बहुत पावरफुल मुल्क है और उसकी एक बहुत बड़ी एक स्ट्रेंथ है जिसको कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये वॉर एंड होगी निगोसिएशंस के ज़रिए ही, और वो मीनिंगफुल निगोसिएशंस होंगी तब जाके एंड होगी। अदरवाइज़ ये जंग इतनी जल्दी एंड नहीं होगी और ये ख़तरे की तरफ जा रही है। जितनी जल्दी हो सके इस जंग को एंड होना चाहिए। अमेरिका यूक्रेन को अब उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हमने देख लिया कि अमेरिका ने बिल्कुल अपना हाथ खींच लिया है, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो बज़िद हैं एंड दे आर सपोर्टिंग यूक्रेन। यूरोपियन कंट्रीज़ को अपने फियर्स हैं कि कहीं यूक्रेन के बाद उनका नंबर ना आ जाए, जबकि उनको नाटो की तरफ से पूरी गारंटीज़ मिल चुकी हैं और वो न्यूक्लियर गारंटी उनके पास है, जो कि रशिया कभी भी नहीं चाहेगा। रशिया अभी सिर्फ और सिर्फ ये चाहता है कि यूक्रेन न्यूट्रल हो जाए, और नंबर वन यूक्रेन कभी भी नाटो का पार्ट ना बने या यूरोपियन कंट्रीज़ का पार्ट ना बने। नंबर थ्री, यूक्रेन जो है वो किसी भी फॉरेन कंट्री को अपने मुल्क के अंदर ना लेकर आए और ना ही उनको यहाँ पे बेसिस दे और किसी भी अलायंस का पार्ट ना बने। सो दिस इज़ व्हाट रशिया वांट। दूसरा, रशिया ये भी चाहता है कि यूक्रेन के जो एरियाज़ रशिया ने पकड़ रखे हैं वो उनकी जो सॉवरेनिटी है वो रशिया को ट्रांसफ़र कर दे और उसके ऊपर कभी भी बात ना करे। अब ये वो चीज़ें हैं जो कभी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ जो यूक्रेन के एलाइज़ हैं, डिफैक्टो एलाइज़, वो इस चीज़ को ना मानेंगे, ना यूक्रेन कभी इस चीज़ को मानेगा। तो इस चीज़ के लिए समझना ज़रूरी है कि यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो पीस है, सीज़ फायर है, वो बहुत मुश्किल है एंड इट विल टेक टाइम। और अभी ये जंग जो है वो और खूनरेज़ी की तरफ जाएगी और दोनों मुल्कों के दरमियान काफ़ी ज़्यादा लॉसेस ऑलरेडी हो चुके हैं और रशिया उन लॉसेस को सस्टेन कर सकता है क्योंकि एक पावरफुल मुल्क है, उसकी इकॉनमी बड़ी है, उसकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, न्यूक्लियर वेपन स्टेट है और उसकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। जबकि यूक्रेन जो है दूसरी तरफ वो सस्टेन नहीं कर पाएगा इन द लॉन्गर रन। यूक्रेन की ऑलरेडी ट्रेड बहुत कम हो चुकी है, फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो चुकी है, तकरीबन इंडस्ट्री उसकी तबाह हो चुकी है, 29% उसकी इकॉनमी नीचे आ चुकी है, जीडीपी। बहुत बड़े सेटबैक्स हैं जो यूक्रेन इनकर कर चुका है। 4 लाख यूक्रेनियन सोल्जर्स वो मारे जा चुके हैं इस वॉर के अंदर। तो ये लॉन्ग रन में कभी भी यूक्रेन इस चीज़ को सस्टेन नहीं कर सकेगा। वेस्टर्न हेल्प के साथ वो इसको रेंगता रहेगा, इस जंग को रेंगता रहेगा, रशिया को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाता रहेगा, लेकिन रशिया दूसरी तरफ उसको बहुत हैवी लॉसेस पहुंचाएगा जो यूक्रेन के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या अमेरिका इसको डिटर कर सकेगा और इस जंग का आगे फ्यूचर क्या होगा? तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखते रहें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, इसको लाइक करें, मेरे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।